बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स 1 का लेक्चर 14, जिसका टाइटल है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज़। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो रिजिड बॉडीज़ होती हैं जब वो इक्विलिब्रियम में होती हैं तो वो कौन कौन सी कंडीशंस को फॉलो करती हैं। ठीक है, मैं आपको इसका मेन थीम बता देता हूँ लेक्चर का, फिर इसको डिस्क्राइब नेक्स्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, कोई भी जब रिजिड बॉडी जो होती है वो इक्विलिब्रियम में होती है तो वो दो शराइत को लाजमी पूरा करती है। ठीक है, दो शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है। ठीक है, वही चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। ए रिजिड बॉडी इज़ इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ़ बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, इसका भी मतलब मैं आपको बता देता हूँ, दूसरी का भी। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि डी पी ओवर डी टी जो हमारे पास फोर्स के बराबर है। ठीक है, और डी एल ओवर डी टी हमारे पास किसके बराबर है, टाओ के बराबर है। ठीक है, तो यही दो कंडीशंस हैं कि पहली कंडीशन ये है कि उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का सम जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, और दूसरा ये है कि उस पर अमल करने वाले तमाम टार्क्स का सम भी ज़ीरो होना चाहिए। तो ये वहाँ से ही आया है, क्योंकि हम डी पी ओवर डी टी को एफ लिखते हैं, डी एल ओवर डी टी को हम टाओ, पीछे ये चीज़ें हमने सारी प्रूव की हुई हैं। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लेक्चर को एक सीरीज़ में देखें, ये नहीं है कि आप यकदम आगे 5वां लेक्चर देखें 7वां देखें तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, डी पी ओवर डी टी को एफ, इसका मतलब है कि समेशन एफ जो है वो ज़ीरो, मतलब कि डी पी ओवर डी टी फोर्सेस को ज़ीरो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ ज़ीरो, ये चीज़ यहाँ से आई है। डी एल ओवर डी टी टाओ को ज़ीरो होना चाहिए, सारे टार्क्स को ज़ीरो होना चाहिए, तो डी एल ओवर डी टी ये ज़ीरो आ गया। ठीक है, ये यहाँ से आई है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम जब वो दोनों ज़ीरो होंगे, उनकी वैल्यूज़ जो है वो कांस्टेंट होगी, तो हमारा उसका मतलब होगा कि वो चीज़ स्टैटिक एक्विलिब्रियम में होगी। स्टैटिक एक्विलिब्रियम में क्या मतलब है कि वो चीज़ हरकत नहीं करेगी, वो साकिन रहेगी, रेस्ट में रहेगी। ठीक है, ये दो कंडीशंस आपने लाजमी याद रखनी है, ये चीज़ पेपर में भी आती है। ठीक है, शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, दो कंडीशंस। तो पहली ये है कि तमाम फोर्सेस को ज़ीरो होना चाहिए, और फोर्सेस डी पी ओवर डी टी के बराबर होती हैं, हमने पढ़ा है, ये चीज़ वहाँ से आई है। और तमाम टार्क जो होते हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, तो डी एल ओवर डी टी ये चीज़ वहाँ से आई है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ डज द लिवर वर्क। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लिवर जो है वो हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाता है। बहुत बड़े बड़े जो वज़न है, हम एक लंबे राड की मदद से नीचे एक फलक्रम रख के, ठीक है, वो चीज़ों को आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है, आपने भी ये चीज़ अंदाज़ा किया होगा कि एक ईंट रख के और एक लोहे का राड लेकर वो नीचे फंसाते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों को आप उठा लेते हैं, उसी को हम लिवर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यही चीज़ होती है कि इसमें जो टार्क्स होते हैं ना, दो टार्क्स जो होते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं लिवर में। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको, ये मैंने थोड़ी सी डायग्राम बनाने की कोशिश की है। ये एक आदमी है, ठीक है, उसने एक राड पकड़ा हुआ है, उसकी जो रेडियस है या लेंथ है आर है। ठीक है, और एक नीचे ये फलक्रम, जो नीचे हम सपोर्ट देते हैं उसको फलक्रम बोलते हैं, उसका और यहाँ से वेट का जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, तो यहाँ वेट का जो है वो W इज़ इक्वल टू एम जी। ठीक है, फोर्स इज़ इक्वल टू एम जी, उसका वज़न नीचे की तरफ है, और बंदा यहाँ पे इस कोने पे राड के अप्लाई कर रहा है फोर्स। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कौन से होंगे, एफ पी इंटू आर, ये चीज़ है। ठीक है, ये फोर्स इस तरह नीचे को लगाएगा। ठीक है, एफ पी इंटू आर। ठीक है, वही चीज़ तार का जो फार्मूला है एफ क्रॉस आर। ठीक है, तो वहीं से ये चीज़ आई है, और ये दो चीज़ें जो है एम जी इंटू आर। ठीक है, यहाँ से एफ इज़ इक्वल टू एम जी था ना, तो हमने एम जी इंटू आर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये वहीं से फार्मूला आया है, सिर्फ थोड़ी सी नोटेशन चेंज है। तो यहाँ से हमने एफ पी की वैल्यू निकाली, वो हमारे पास एम जी आर ओवर कैपिटल आर आ गया। ठीक है, एफ पी कैन बी रादर स्मॉल और लार्ज, डिपेंड्स ऑन आर एंड आर। ठीक है, ये चीज़ समझने वाली है कि जो अप्लाइड फोर्स है ना वो कम या ज़्यादा हो सकती है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो आर पे डिपेंड करती है। दोनों आर जो हैं, कैपिटल और स्मॉल के, कैपिटल आर कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, और ये लेंथ कितनी है। ठीक है, इसके हिसाब से वो ज़्यादा या कम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यानी लिवर में आपने सिर्फ ये करना है कि दोनों जो मूवमेंट्स है या टार्क्स है ना, उनको बैलेंस कर देना है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये जो तस्वीर है इसमें एक एफ पी फोर्स ये लग रही है, और इसका डिस्टेंस जो आर ये है। ठीक है, एक फोर्स एम जी नीचे लग रही है, और ये डिस्टेंस आर है, इनको दोनों को बराबर कर दें बस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एक्विलिब्रियम की। ठीक है, हमने दो फोर्सेस फाइंड करनी है। हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें क्या है कि दो, ठीक है, यहाँ पे क्या है एग्जांपल में एक राड है। ठीक है,
तो वो राड जो है इस तरह दो फलक्रम पे रखा हुआ है, ठीक है, ये एक है और एक ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राड की लेंथ है वो हमारे पास टोटल लेंथ L है, और दो जो हैं इस पे जो है मासेस रखे हुए हैं राड पे, जो नीचे वाला जो राड है ना, एक का मास कैपिटल M है और उसका वज़न mg है, एक का मास कैपिटल स्मॉल m है और उसका वज़न mg है, ठीक है। और ये ओरिजिन हमने इस साइड को हमने ओरिजिन किया हुआ है, ठीक है, तस्वर किया हुआ है, ठीक है। तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, ज़ाहिर बात है, जो नॉर्मल फोर्स होती है रिएक्शन फोर्स, और एक फोर्स इस तरह ऊपर की तरफ F2 लग रही है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर जो M1 का M का स्मॉल m का डिस्टेंस है वो L/2 है, और ओरिजिन से लेकर कैपिटल M का डिस्टेंस L/4 है, टोटल डिस्टेंस L है हमारे पास, ठीक है। अब हम जो एक्स एक्सिस और सॉरी वाई एक्सिस में जो चीज़ें हैं, फोर्सेस हैं, उनको और जो टार्क्स हैं उनको इक्वल करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि समेशन Fy, ठीक है, F1 + F2 - mg, ठीक है। जो वाई एक्सिस में फोर्सेस हैं, एक F1 है, दूसरी F2 है, और तीसरी mg है, और तीसरी चौथी mg है, ठीक है। ये दो ऊपर की तरफ है, इसके साथ पॉजिटिव साइन, ये नीचे की तरफ है, इनके साथ माइनस साइन, ठीक है। और हम अब टार्क्स जो हैं, टार्क को कैलकुलेट करते हैं वाई एक्सिस में। तो क्या होगा कि F1 × 0, ठीक है। F1 × 0 कैसे आया, क्योंकि ये तो ओरिजिन पे है, इसका वहाँ से डिस्टेंस है ही कोई नहीं, तो ये 0 आ जाएगा, R इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। प्लस F2 इधर है, तो इसका ओरिजिन से फासला L है, तो यहाँ R जो है वो L के बराबर आ जाएगा। तो ये तीसरी फोर्स mg है, तो इसका डिस्टेंस L/4 है, ये साथ L/4 है। चौथी फोर्स mg है ये वाली, और इसका डिस्टेंस L/2 है, तो ये 0 के बराबर सारा आ गया, ठीक है। ये भी 0 के बराबर आपने कर देनी फोर्सेस भी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, F1 + F2 = mg + mg, ठीक है। यहाँ से हम दोनों को इस तरफ ले गए, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। दूसरी हमारे पास यहाँ से हमने F1 + F2 g कॉमन ले लिया, m + m आ गया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन से ये चीज़ तो 0 हो गई, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास बचा वो ये चीज़ बची, ठीक है। F2L को इधर ही रहने दे, बाकी ये जो mg L/4 माइनस वाली ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये आप उठा के उस तरफ ले जाएं, ठीक है। तो यहाँ से हम L कॉमन ले लेंगे, साथ ही ये LCM वगैरह ले लिया, ये LCM पहले लें, 4 LCM mgl + 2 mgl, ठीक है। तो F2L इसके बराबर है, तो यहाँ से L कॉमन लिया हमने दोनों में से, यहाँ से तो F2L L से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास F2 किसके बराबर आ गया, gm + 2m/4, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास F2 की वैल्यू आई है ना, वो आप F1 + F2 जो पीछे इक्वेशन हमने निकाली थी ना, मैं आपको दिखा नहीं अभी सकता, तो आप देख लें पिछले पेज पे जो है, उस पे जगह पे आप F2 की कीमत रखें, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही आ जाएंगी, ठीक है। तो F1 हमारे पास यहाँ से ये चीज़ उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी, ये यहाँ पे हमने इसका LCM ले लिया, 4 LCM आ गया, 4 ऊपर फिर ज़रब खा गई, ये LCM तो आपको लेना आता होगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करके यहाँ पे F1 भी हमारे पास 3m + 2m × g/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट नोटिस करने की बात ये है कि हमने इसका ओरिजिन जो था वो लेफ़्ट साइड पे लिया था, इस तरफ लिया था, ठीक है, इस तरफ, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में जो बॉडी होती है ना, उसके चॉइस ऑफ रीजन को जो है टार्क कैलकुलेट करने के लिए हमें चॉइस ऑफ रीजन जो होती है ना, वो अनइम्पोर्टेंट होती है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। आपने अगर ओरिजिन इस तरफ लिया है ना, तो आप ओरिजिन को इस तरफ भी सॉरी इस तरफ भी लेके हल करेंगे, तो आंसर्स हमारे सेम आएंगे, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट हम अब टोटल टार्क जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अबाउट द ओरिजिन ओ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, R1 हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, और एक पार्टिकल P है, ठीक है। तो इसके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो हमारे पास R1 है, इसका RP है। तो यहाँ से जो यहाँ तक P का जो यहाँ से R1 तक का जो बल्कि दो मासेस हैं, ठीक है, एक P मास P है और ये M1 है, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर RP है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेक्टर मिलाता है उसको हम R1 - RP कहते हैं, और जो फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो अबाउट द ओरिजिन हम टार्क्स कैलकुलेट करते हैं, तो वो जितने यहाँ पे हमने P मासेस हमने कोई ले लिए हैं, जर्नल ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जितने मासेस होंगे, ठीक है, वो उतने ही टार्क्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो T1 + T2 + सो ऑन टाउ n, ठीक है। n मासेस हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास टाउ n टार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आप ज़हन में रखें। ये सॉरी नंबर ऑफ़ मासेस नहीं है, ये पॉइंट है, ठीक है, कोई P पॉइंट है और ये एक पॉइंट ये है, ठीक है।
तो यहाँ से हम फार्मूला लगा देते हैं टाउ वन के लिए R1 क्रॉस F1, R2 के टाउ टू के लिए R2 क्रॉस F2 प्लस सोन RN क्रॉस FN। तो टाउ P, ठीक है। अब हम इस पॉइंट के इर्द गिर्द जो टार्क्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। उनके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो वेक्टर हमने निकाला है ना, ये R1 की जगह ले लेगा, R1 माइनस RP, ठीक है। ये यहाँ से थोड़ा सा उसने कंसेप्ट शार्ट किया है, स्टेप शार्ट किया है। ये होना तो इस तरह चाहिए कि R1 क्रॉस F1 माइनस RP क्रॉस F1, ठीक है। तो फिर आप F1 को कॉमन लेंगे, दोबारा यही चीज़ आ जाएगी। तो ये उसने स्टेप इकट्ठा ही कर दिया है। अगर दूसरा देखें तो R2 माइनस RP क्रॉस F2 आ जाएगा। सेम इसी तरह से RN माइनस RP, ठीक है। आपने जितने भी वेक्टर्स हैं R1 से लेकर RN तक, आपने RP से लेकर उनका डिस्टेंस करना है, ठीक है। RN ये इस तरह जो हमने कैलकुलेट किया है, सेम R1 के लिए किया था, तो RN के लिए सब के लिए हम करके उनको साथ ज़रब देते जाएंगे फोर्सेस के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि R1 क्रॉस F1, ठीक है, और जो R1 R2 अप टू RN वाली चीज़ें हैं उनको हमने इकट्ठा कर लिया, और माइनस साइन दरमियान में ये माइनस आ रहा है ना, तो ये माइनस आ गया। तो RP वाली जो चीज़ें हैं हमने उनको इकट्ठा कर लिया, RP क्रॉस F1, RP क्रॉस F2, इस तरह सोन RP क्रॉस टाउ N FN, ठीक है। तो ये चीज़ जो इतनी थी वो हमने, ये चीज़ इसके बराबर है टाउ ओ के, ये वाली चीज़ यहाँ से, ठीक है। ये देखें, ये वाली चीज़ जो मैंने नीचे लिखी हुई है, तो इसकी जगह पे इस इतनी चीज़ पे हमने टाउ ओ लिख दिया, ये चीज़ वैसे ही आ गई। यहाँ से RP हमने कॉमन लेके F1 F2, ठीक है, ये चीज़ें अलहदा कर ली, ठीक है। यहाँ से टाउ P बराबर आ जाएगा टाउ नॉट माइनस RP इंटू F एक्सटर्नल फोर्स। ये सब जो फोर्सेस हैं ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, सम है एक्सटर्नल फोर्सेस का, तो हमने इसको समेशन FN से समेशन F एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो ज़ीरो हैं, क्योंकि ये बॉडी जो है वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उस पर फोर्सेस जो होती हैं वो हमारी ज़ीरो हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ ज़ीरो हो गई, ये वाली, ठीक है। ये वाली चीज़ ज़ीरो होगी, तो जब ज़ीरो इससे ज़रब खाएगा ये चीज़ भी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, टाउ नॉट टाउ P के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यो इतनी हमने जो कैलकुलेशन की है ना, उसका मुद्दा यही है, लास्ट पर रिजल्ट यही है कि जो टार्क होता है ना अबाउट एनी 2 पॉइंट्स, अगर कोई बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम में है तो उनके 2 पॉइंट्स के गिर्द जो भी टार्क होगा ना वो बराबर होगा। ये देखें ना, टाउ P इज इक्वल टू टाउ O, दो हमने डिफरेंट पॉइंट्स ओरिजिन और टाउ P पॉइंट इनके जो है ना हमने टार्क्स कैलकुलेट किए थे इनके गिर्द, ठीक है। ये हमारे पास कोई P जनरल पॉइंट था, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर RP था, और यहाँ पे जो R1 है, ठीक है। तो आप ये चीज़ यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास के, इसमें क्या करना है कि हमने एक फलक्रम है और वो रखा हुआ है, उसके ऊपर है लेंथ L की एक रॉड है, ठीक है। सबसे पहले हमने mg एक वज़न और m1g, ठीक है, दो वेट हमने उसके साथ लटकाए हुए हैं, ठीक है, मासिस लटकाए हुए हैं, ठीक है। जो m का डिस्टेंस है फलक्रम से वो x है, तो ये वाला डिस्टेंस L माइनस एक्स होगा, ये वाला डिस्टेंस भी L माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो टोटल लेंथ L है, ठीक है। केस 1 में हमने इस तरफ mg रखा है और m1g इस तरफ है, ठीक है। और केस 2 में हमने क्या किया है कि इस चीज़ को घुमा दिया है, रिप्लेस कर दिया, ये चीज़ इस तरफ ले गए, वो चीज़ उस तरफ ले गए हैं, ठीक है। तो जो m1g था हमने उसको m2g कह दिया, और ये mg जो है वो सेम रहेगा, यानी सिर्फ हमने इस तरह करके रिप्लेस कर दिया इनको, ठीक है, और उनके नाम चेंज कर दिए। mg सेम रहेगा, लेकिन m1g को हमने m2g कह दिया केस 2 में। अब हम दोनों केसेस में टार्क्स को बराबर करते हैं। पहले केस में mgx इज इक्वल टू m1g L माइनस एक्स, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स mg है और डिस्टेंस x है mgx, और यहाँ पे m1g और डिस्टेंस L माइनस एक्स, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। यहाँ पे m2g इंटू एक्स, ठीक है, ये फोर्स m2g और x डिस्टेंस, और यहाँ पे mg डिस्टेंस है L माइनस एक्स, इसको 2 बोल दिया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को 1 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, m ओवर m2 m1 ओवर m, ये L माइनस एक्स से कट जाएगा, m और m भी आपस में कट जाएंगे, ठीक है, जी और जी भी कट जाएंगे। सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, m इज इक्वल टू m1 m2 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमने 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये चीज़। तो नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट हमारे पास के ए फॉल्स बैलेंस हैज़ इक्वल आर्म्स, एन ऑब्जेक्ट वेज x व्हेन प्लेस्ड इन वन पैन एंड y व्हेन प्लेस्ड इन द
अदर पेन, व्हाट इज़ द ट्रू वेट। ठीक है, हमने हमारे पास एक तराजू है, ठीक है, ये फॉल्स बैलेंस है। फॉल्स बैलेंस का क्या मतलब है कि इसका एक सिरा जो है वो पेन जो है वो ऊपर है, एक नीचे, हमने उसमें कोई चीज़ ऐड करके उसको उसके बराबर किया है। ठीक है, ये टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक L है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी L है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पेन 1 में हमने X चीज़ पुट की है, प्लेस की है, और पेन Y में हमने Y चीज़ कोई पुट की है। तो हमने ट्रू वेट बताना है, ठीक है, इसका जो है चीज़ का, तराजू का। ठीक है, तो हमने लेट कर दिया कि जो ट्रू वेट है वो W है। ठीक है, ट्रू वेट क्या है, W है। तो हमने क्या किया, W प्लस W1 इंटू L यहाँ पे। ठीक है, ट्रू वेट प्लस जो वेट है, फॉल्स वेट है, वो हमने प्लस करके L से ज़रब दे दी। अब इस तरफ हमने क्या किया, X को ऐड किया था, प्लस W2 आ गया, साथ L आ गया। ठीक है, अब हमने इसको घुमाना है। ठीक है, घुमा के इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, इसको इसी तरह जो पिछली एग्जांपल में हमने किया था, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा W प्लस W2, ये चीज़ इस तरफ आ जाएगी, साथ L आ जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया था, ये यहाँ से पे सॉरी Y आएगा। ठीक है, Y प्लस W1 इंटू L आ जाएगा। ठीक है, सेम हमने वही टार्क्स को बैलेंस कर दिया। तो यहाँ से हमने W की वैल्यू निकालनी है, इसको सिर्फ पहले ज़रब दें। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल आप इसको इक्वेशन को ज़रब वगैरह दें तो ये सीधी हो जाएगी। तो यहाँ से WX प्लस वाई ओवर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि व्हाट मिनिमम फोर्स F अप्लाइड हॉरिजेंटली एट द एक्सल ऑफ द व्हील इज नेसेसरी टू रेज द व्हील ओवर एन ऑब्स्टेकल ऑफ हाइट H। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि कोई व्हील है हमारे पास, हमने उसको रस्सी से बांधा हुआ है। ठीक है, इस तरह करके। ठीक है, ये कोई ऑब्स्टेकल पड़ी हुई है और इसके साथ जो है वो व्हील है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रस्सी बांधी हुई है। ठीक है, वो रस्सी पे फोर्स लगा के हमने इसको ये रुकावट्स के ऊपर से गुजारना है। तो हमने बताना है कि कितनी फोर्स लगाएंगे कि ये चीज़ जो है वो पहिया जो है वो इस रुकावट के ऊपर से गुजर जाए। ठीक है, तो देखें कि जब भी ये टच हो रहा है ग्राउंड के साथ ये चीज़ पहिया, तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रही है ग्राउंड की तरफ से। ठीक है, और इसकी हाइट H है, ये जो रुकावट है इसकी हाइट H है। ठीक है, इस पे अभी दो फोर्सेज हैं, एक जो फोर्स हम लगा रहे हैं और इसका एक वज़न mg। ठीक है, W इसका जो नीचे की तरफ है और फोर्स इस तरफ है। तो यहाँ से हमने टेक टार्क्स अबाउट ओ हमने किसको कंसिडर किया है कि जहाँ पे ये चीज़ टच कर रही है, यहाँ पे ये जो पहिया जो है वो रुकावट को टच कर रहा है, उस पॉइंट को हमने ओ बोल दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि टेक टार्क्स अबाउट ओ। ठीक है, पहले ये W, ठीक है, और साथ X, ये डिस्टेंस और W, एक तरफ ये टार्क आ गया, दूसरा हमारे पास क्या होगा, ये वाला। तो ये जो लेंथ है ना इतनी, ये वाली, ये R माइनस H है, ये टोटल H है, ये टोटल हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो R है, ये वाली चीज़ टोटल R है, यहाँ तक जो है वो R माइनस H हो जाएगी क्योंकि ये हाइट H है। ठीक है, तो हमने F इंटू आर माइनस एच, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज़ की, एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम F की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसमें पुट कर दें आप इक्वेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ द एवरेज लोकेशन ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारे पास जो किसी भी बॉडी का वेट होता है ना, उसकी लोकेशन बताता है कि उसका सारे का सारा वेट जो है वो किस लोकेशन पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं उस पॉइंट को। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास स्क्वायर है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में है, ये मसलस है, इसका ये है, ये एक सर्कल है, इसका यहाँ पे है। तो इफ़ ग्रेविटी हैज़ इक्वल इफेक्ट्स, अगर कोई हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट है कि अगर उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट हर जगह पे सेम है, ठीक है, तो उस पर उसके नतीजे में क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो कोइंसाइड कर जाएंगे, यानी एक ही होंगे। तो अगर वो जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो डिफरेंट है तो ये दोनों भी डिफरेंट हो जाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और होगा और जो दूसरा सेंटर ऑफ मास है वो और होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे द नेट फोर्स ऑन द होल इज इक्वल टू सम ओवर ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स। यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है, रिजिड बॉडी, हमने उसको मासेस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, उसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये इसका वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर RCG, ये उसका कोई जर्नल पॉइंट RI है। ठीक है, उसका मास MI है, उसका पोजीशन वेक्टर ये है RI, इसका वेट नीचे की जाना पे है MI इंटू G। ठीक है, और टोटल जो है इसका जो है वो mg है। ठीक है, इस पॉइंट का जो इस मास का जो है वो mg है, कैपिटल M है इसका मास और वज़न इसका mg हो जाएगा। ठीक है, तो द नेट फोर्स ऑन द होल
किसके बराबर होता है, सम ओवर ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल। तो टोटल फोर्स सम नेट फोर्स हमारे पास किसके बराबर है, सारे जो वज़न है उनके बराबर है। ठीक है, तमाम मासेस का जो वज़न है वो हमारे पास W इज़ इक्वल टू एम जी होता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास मासेस क्या है, एम आई है, तो ये एम आई जी बन जाएगा यहाँ पे, समेशन ऑफ एम आई जी। जी हैज़ द सेम वैल्यू फॉर एवरी पार्टिकल, क्योंकि जी की वैल्यू सब पार्टिकल्स के लिए सेम है, तो यहाँ से हम जी को कांस्टेंट लेके बाहर निकाल सकते हैं, ये समेशन एम आई आ जाएगा। तो यहाँ से हम समेशन एम आई को कैपिटल एम लिख देंगे, तो ये हमारे पास एम इंटू जी आ जाएगा। ठीक है, द नेट टार्क अबाउट ओ, पहले हमने फोर्सेस को चेक किया है। ठीक है, अब हम नेट टार्क को चेक करते हैं ओ के इर्द गिर्द। ठीक है, तो समेशन टाओ इज़ इक्वल टू समेशन आर आई क्रॉस एम आई जी। ठीक है, वही बात कि ये फोर्स आ जाएगी और ये आर आ जाएगा आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, एम आई को आर आई के साथ मिला दिया और जी वैसे ही आ गया। ये क्रॉस प्रोडक्ट की एक है प्रॉपर्टी है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि समेशन टाओ इज़ इक्वल टू, तो यहाँ से मैंने देखा कि समेशन एम आई जो है वो एम आर सेंटीमीटर के, यानी एम आर सेंटर ऑफ मास के बराबर है, साथ जी वैसे ही आ गया। ठीक है, तो आर सेंटर ऑफ मास इंटू एम जी। ठीक है, हमने इसको अगेन इंटरचेंज कर दिया, जो प्रॉपर्टी हमने पीछे इस्तेमाल की थी। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल किस तरह की, फाइंड द टेंशन इन द वायर एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द बीम। ठीक है, एक बीम है हमारे पास। ठीक है, वो एक जो है वो रस्सी के साथ या एक वायर के साथ बंधा हुआ है, यहाँ पे अटैच है। ठीक है, ये बीम है हमारे पास, और ये जो रस्सी है वो हॉरिजेंटल के साथ अल्फ़ा एंगल बना रही है, और ये जो बीम है उसका एंगल थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से गुजर कर एक मास एम कैपिटल एम लटका हुआ है। ठीक है, तो इसकी बीम की लेंथ एल है, तो ये चीज़ जो है ये लेंथ डी है। तो यहाँ पे हम अब ने मालूम क्या करना है कि इस वायर में जो जिसके साथ वो हिंज बंधा हुआ है वो टेंशन उसमें कितनी है, और हिंज का जो यहाँ पे लोड पड़ रहा है वो कितना है, यहाँ पे फोर्स कितनी एग्जर्ट हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फोर्स के भी दो कंपोनेंट है, एफ एच और एफ वी, और यहाँ पे टेंशन के भी दो कंपोनेंट हैं, टी एच और टी वी। ठीक है, वेट हमारा एम जी हो जाएगा, और ये बीम का वज़न स्मॉल एम जी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो होगा हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा, हम उसको साइन थीटा को वर्टिकल फोर्सेस के लिए और कोस थीटा को जो है हॉरिजेंटल फोर्सेस के लिए, तो वहाँ से हमारे पास साइन थीटा बटा कोस थीटा बनेगा। तो साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा, तो ये हमारे पास टैन अल्फ़ा आ गया, तो टैन अल्फ़ा हमारे पास ये डी माइनस एल साइन थीटा एल कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमने फोर्सेस ये वाली निकाल ली हैं, फिर हमने टाओ कैलकुलेट किए हैं, ये वाले टाओज आ गए हैं ये वाले। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एफ वी इज़ इक्वल टू एफ एच टैन थीटा प्लस एम जी ओवर टू। ठीक है, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का है, आप वैसे इसको थोड़ा सा देख लें हैंड आउट से, ये लेक्चर्स में नहीं कंप्लीट किया हुआ था, तो काइंडली इसको आप देख लें, जो नए हैंड आउट्स आए हैं उनमें देख लें, वो कंप्लीट है वहाँ पे। तो अगर फिर भी नहीं होता तो कमेंट करें, फिर इसको देख लेंगे। वैसे ये पेपर में नहीं आएगा, ये बस उसमें था तो मैंने थोड़ा सी ट्राई की है, लेकिन ये इतना अहम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि डिक्रीज़, एक एग्जांपल है नेक्स्ट के, हमारे पास एक ब्लॉक है मास एम का। ठीक है, और यहाँ पे एक व्हील लगा हुआ है। ठीक है, ये मास एम जो है वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा है, और ये इस पे आके व्हील पे गिरता है। व्हील पे गिर के ये इस तरह स्लाइड करके दोबारा एक ऊंची जगह पे v2 वेलोसिटी के साथ चला जाता है। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा सा व्हील इसको आप बड़ा कर लें, इसके बराबर ही होगा ये जो जिस जहाँ पे ये मास रखा हुआ है ना, तो ये इस तरह आके v1 वेलोसिटी के साथ इसके ऊपर गिरेगा, ये इसको भी घुमाएगा, इसमें रोटेशनल मोशन पैदा होगी, और घूम के ये खुद ऐसे आगे शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पे वेलोसिटी v2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डिक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक अबाउट ओ। ठीक है, हमने ओरिजिन किसको लिया है, ये जो हमारे पास व्हील था या जो रिंग था उसका जो सेंटर है हमने उसको ओ ले लिया। अब इसके जो गिर्द है हम वो देखेंगे कि क्या एंगुलर मोमेंटम में डिक्रीज़ किया हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, वो हमारे पास बराबर होता है एल इज़ इक्वल टू पी इंटू आर। ठीक है, पी हमारे पास एम वी के बराबर होता है, तो यहाँ पे एम इंटू वी वन माइनस वी टू, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है वी वन से वी टू, तो इसलिए वी की जगह पे वी वन माइनस वी टू आ गया, और आर जो है वो कैपिटल आर।
ठीक है। अगर सिलेंडर एक्वायर्स एन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो ये जब जब घूमा है सिलेंडर या व्हील जो है वो उसने एंगुलर वेलोसिटी अटेन किया ओमेगा, तो इसके नतीजे में जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो आई ओमेगा के बराबर होगा। तो ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी, इनको हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से बराबर कर देंगे, तो आई ओमेगा इसके बराबर आ जाएगा। ये चीज़ हमने लिख दी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि आई की वैल्यू निकालेंगे। हमने सॉरी ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। हमने पढ़ा हुआ है कि ओमेगा आर ओमेगा इज़ इक्वल टू वी। तो V2 जो है वो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी जो है सिलेंडर की, यहाँ पे लीनियर नहीं होगा, एंगुलर होगा, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर एट इट्स पेरिफेरी इज आइडेंटिकल विद द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक है। वो कह रहा है कि जो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी ना, यहाँ पे पेरिफेरी पे, ठीक है, वो V2 के बराबर ही होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वो क्या, जो रोटेशनल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा थी हमारे पास, तो आर ओमेगा किसके बराबर है, V2 के। वो ये चीज़ मैंने लिखी है। तो यहाँ से ओमेगा बराबर आ जाएगा V2 ओवर कैपिटल आर, ठीक है, क्योंकि आर कैपिटल है यहाँ पे। तो हैंस आई की वैसे ही आ गया V2 ओवर आर ओमेगा की जगह पे, और ये चीज़ वैसे ही आ गई। तो यहाँ से हम इसको अंदर ज़रब देंगे, ज़रब दे के V2 की वैल्यू ये चीज़ आ जाएगी। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आप खुद काइंडली कर लिया करें, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्विलिब्रियम, ठीक है। सबसे पहली टाइप है स्टेबल एक्विलिब्रियम। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये लॉ के हवाले से काफ़ी अहम है। वो टाइप्स ऑफ एक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने का बोल देते हैं, तो इसको अच्छी तरह आपने समझना है। व्हेन अ बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स एक्विलिब्रियम पोजीशन इट रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन, ए मार्बल रेस्टिंग ऑन बॉटम ऑफ बॉल, ठीक है। स्टेबल एक्विलिब्रियम कौन सा होता है कि अगर कोई बॉडी एक्विलिब्रियम की हालत में है, तो हम अगर उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, मींस कि ये हमारे पास एक्विलिब्रियम की हालत में है, तो हम इसको थोड़ा सा उठाते हैं ऊपर, तो जब छोड़ते हैं तो ये दोबारा उसी हालत में चली जाती है, दोबारा गिर जाती है। तो ये स्टेबल एक्विलिब्रियम होता है। इसकी मिसाल उसने दी हुई है कि अगर हम किसी प्याले में कोई मार्बल, गोल सा मार्बल रखते हैं, पत्थर रखते हैं, तो अगर हम उसको उठा के कोने पे ले जाकर दोबारा छोड़ेंगे, तो वो दोबारा उसी बॉटम पे, उसी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अनस्टेबल एक्विलिब्रियम। व्हेन अ बॉडी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इट मूव्स फार्दर अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। अनस्टेबल एक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जब आप एक्विलिब्रियम में पड़ी हुई बॉडी को आप डिस्प्लेस करते हैं, उसको थोड़ा सा हिलाते हैं, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बहुत दूर चली जाती है, ठीक है। ये इसीलिए इसको अनस्टेबल बोला जाता है। तो इसकी एग्जांपल है कि ए मार्बल बैलेंस्ड एट द टॉप ऑफ अ हिल, अ स्मॉल पुश मेक्स इट रोल अवे, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपने कोई पहाड़ी पे छोटा सा पत्थर, गोल सा पत्थर रखा हुआ है, तो अगर आप उसको थोड़ा सा पुश करेंगे, तो वो पहाड़ी से नीचे लुढ़कता हुआ नई पोजीशन पे यानी ज़मीन पे चला जाएगा, किसी और पोजीशन पे चला जाएगा। तो न्यूट्रल एक्विलिब्रियम में क्या है कि व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इट रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन, नाइदर रिटर्न नार मूव्स अवे, ठीक है। ये इन दोनों के दरमियान में है कि न्यूट्रल एक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, तो ना वो किसी नई पोजीशन में जाती है और ना ही वो पहले वाली पोजीशन में ही आती है, ठीक है। तो इसकी मिसाल ये है कि ए मार्बल रेस्टिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस इट स्टेज वेयर इट इज़ प्लेस्ड, ठीक है। अगर कोई पत्थर हमारे पास, गोल पत्थर फ्लैट सरफेस, हमवार सतह पे पड़ा हुआ है, तो वो आप उसको मतलब डिस्प्लेस करेंगे भी, ठीक है, तो वो उसी जगह पे दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर 14। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर कोई मसला, परेशानी किसी को भी कोई है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो काइंडली अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, ठीक है, अच्छे अल्फाज में, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो। और दूसरा ये कि हमारे चैनल को 5 मैथमेटिक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें, ताकि अगर आप अच्छे लेक्चर सुन रहे हैं तो किसी दूसरे को भी मिल जाए। और दूसरा बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुंच जाएं। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।